नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, आज जो मैं खबर लेकर के आया हूं, आज हालांकि एक बार दोबारा नीलेश ओझा जी ज्वाइन करने वाले हैं, लेकिन विषय आज बिल्कुल अलग है। जुड़ा हुआ तो दिशा सुशांत से भी है, लेकिन देश में तहलका मचाने वाला है। हमारे देश के पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ साहब के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज हो गया और उस मुकदमे की सुनवाई कल हाईकोर्ट में होने वाली है। यह मुकदमा क्या है और पूर्व चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब कैसे निशाने पर हैं? क्या उन्होंने कोई अपराध किया है? आरोप कितने हैं? आज इस सब पर बात करेंगे और उसका दिशा सुशांत के केस से क्या रिश्ता है। और इसके अलावा एक सीजीआई के ऊपर अगर इतने आरोप हैं, ये गंभीर आरोप हैं, इनके पिताजी भी चीफ जस्टिस रहे थे और उनके ऊपर भी एक गंभीर आरोप था। उस आरोप को तो हालांकि बहुत हद तक इन्होंने ठीक करने की कोशिश की। इमरजेंसी के जमाने में जो 5 सदस्यों की बेंच थी, जिन्होंने राइट टू कम टू कोर्ट, राइट टू गेट द जस्टिस को पूरी तरह से कुचल दिया था, उसमें से इनके पिताजी भी थे। और उस वक्त जस्टिस खन्ना एक अकेले जस्टिस थे जिन्होंने विरोध किया था। 5 सदस्यों की खंडपीठ में एक व्यक्ति थे जो विरोध कर रहे थे, लेकिन चूंकि मेजॉरिटी जजेस इंदिरा गांधी के सामने नतमस्तक थे, उनके सामने पूरी तरह से नतमस्तक थे, इसलिए उन्होंने राइट टू गेट द जस्टिस को भी कुचल दिया। उसमें इनके पिताजी शामिल थे। लेकिन 7 सदस्यीय बेंच में फिर दोबारा ये शामिल थे जिन्होंने अपने उस वर्डिक्ट को, जो इनके पिताजी ने दिया हुआ था, जिसमें इनके पिताजी शामिल थे, उस बेंच के वर्डिक्ट को चेंज किया था। इसलिए आज का जो एक प्रकार से मुकदमा समझिए, ये अदालत लग गई है, इसको देखना और समझना बहुत जरूरी है। पूर्व चीफ जस्टिस के खिलाफ सुनवाई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और मैं सैल्यूट करता हूं नीलेश ओझा जी को कि वो लगातार न्याय के प्रहरी बने हुए हैं। और जो व्यक्ति कह रहे थे न्याय ध्वज थाम करके चलना चाहिए, यही श्रीमान चंद्रचूड़ हैं जो मंदिर मंदिर घूम रहे थे और कह रहे थे मैं तो न्याय पताका लेकर के घूम रहा हूं। उनके ऊपर इतने गंभीर आरोप है क्या, और ये मुकदमा क्यों चलना शुरू हुआ है, और अदालत में कल कितने नंबर पर सुनवाई है, किस हाई कोर्ट में सुनवाई है, सब तफसील से सुनिए श्रीमान नीलेश ओझा जी से। नीलेश जी, चंद्रचूड़ साहब से क्या गलती हुई है या अपराध हुआ है? अपराध हुआ है, गलती नहीं। गलतियां देखिए, मैं खुद इस प्रिंसिपल का आदमी हूं जो सुप्रीम कोर्ट ने कई जजमेंट में कहा, मोना पवार में क्लियर किया, द जज हु डजंट कमिट मिस्टेक इज एट टू बॉर्न। जिस जज ने गलती नहीं की, आज तक वो पैदा ही नहीं हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया। तो गलतियां माफ की जा सकती है, लेकिन बेईमानी, गलत नीति से जो पद का दुरुपयोग किया, वो सजा का हकदार है। और देखिए क्या है, कई बार मेरे पास फाइल आती है कि ये जज ने गलती किया, अभी मैं नाम नहीं लेता हूं, तो मैं क्लियर करता हूं उन लोगों को कि भाई प्राइमा फैसी इसमें जज की गलती दिख रही है, लेकिन ओवरऑल सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, न्यायपालिका मतलब जस्टिस सिस्टम के लिए, देश के लिए वो जज बहुत अच्छा है। मेरा खुद का एग्जांपल बताता हूं। मेरे एक मैटर में, एक गलत ऑर्डर में जस्टिस MS सोनक साहब, उन्होंने भी साइन किया था, जिसको मैंने चैलेंज किया था ऑर्डर को, अलग विषय। लेकिन जस्टिस सोनक के बारे में मैंने खुद मेरे इंटरव्यू में कहा कि ये पर्सन प्रमोट होकर सुप्रीम कोर्ट जज बनना चाहिए। तो है, तो क्या है, अपना व्यक्तिगत पर्सनल चीज बाजू में रख के लार्जर इंटरेस्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन, अल्टीमेटली लार्जर इंटरेस्ट ऑफ नेशन, ये इस पे डोंट सी हु इज राइट, सी व्हाट इज राइट, इस पे काम करने वाले हम लोग हैं। अब दूसरी चीज बताता हूं मैं। जब रशीद खान पठान साहब ने और मुस्लिम शेख भाई ने अपने 2 अलग अलग केसेस फाइल किया और इनकी ओथ रोकने के लिए पिटीशन फाइल की थी मुस्लिम शेख ने,
हम्म। तो उस समय क्या हुआ, उस समय इनके 2-4 जजमेंट मोदी जी के खिलाफ थे। तो और उन्होंने उद्धव ठाकरे के फेवर में एक जजमेंट दे दिया था एक नाथ शिंदे जी के मैटर में। अब वो चक्कर में जो तथाकथित मोदी विरोधी है वो लोग पहुंच गए, रशीद भाई और मुस्लिम मतलब हमारे क्लोज फ्रेंड में से है, कुछ रिश्तेदार भी है, वो पहुंच गए कांग्रेस की टीम वाले। अरे यार आप चंद्रचूड़ साहब के खिलाफ क्यों केस डाल दिए? बोले क्या हो गया? बोले अरे यार वो मतलब वो अच्छा काम कर रहा है, मोदी जी के खिलाफ काम कर रहा है वो। ये हो गया उनका। अब हुआ क्या बाद में, उन्होंने जो बोलना है बोल दिया। हमने कहा देखो हम कुछ ना व्यक्ति कौन है, किसके फेवर में किसके अगेंस्ट में हम ये देखकर केस नहीं डालते। बाद में क्या हुआ, कुछ दिन के बाद इन्होंने जाके स्पीच में बोल दिया, मोदी जी को घर पे गणपति की पूजा में बुला लिया और इन्होंने स्पीच में बोल दिया बाबरी मस्जिद का जजमेंट मैंने लिखा था, और फिर इंटरव्यू में बोल दिया कि बाबरी मस्जिद का निर्माण इटसेल्फ यह खुद अतिक्रमण था। अब फिर वो जो था ग्रुप वो फिर आ गया सत्कार करने रशीद भाई का, मुस्लिम चेक। अरे यार आप सही बोल रहे थे यार, हम गलत थे। तो हमने कहा देखो अभी भी हम कह रहे वो मुद्दे के ऊपर हमारा ना उनसे दोस्ती है ना दुश्मनी है, हमारा क्लियर है भाई आपने उस पवित्र पद को बदनाम किया, नेक्स्ट टू गॉड जज माना जाता है। आप भले ही जज पब्लिक सर्वेंट है, जनता का सेवक है, लेकिन उसका रिस्पेक्ट इस इंडियन डेमोक्रेसी में कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे ऊंचा है। नहीं, लेकिन नीलेश जी आप ये गंभीर आरोप लगा रहे हैं, एक पूर्व चीफ जस्टिस के खिलाफ आरोप लगा रहे हैं। तो ये इसमें इसको आपको थोड़ा सा बताना पड़ेगा। आ रहा हूं उस पे, सुनिए। कैसे गंभीर, इतने गंभीर आरोप आप कह रहे हैं कि आपराधिक है? ये पूर्व चीफ जस्टिस है, सेलिब्रेटेड चीफ जस्टिस रहे हैं ये। मेरे 2 वर्ड सुन लीजिए आप। ये पर्सन कम से कम उम्र कैद, और सेकंड फांसी की सजा का हकदार है, वर्ड टू वर्ड, और प्रूफ के साथ बता रहा हूं मैं। और ऐसा नहीं है, सैंक्शन टू प्रोसिक्यूट मांगा है एफिडेविट पे कंप्लेंट देकर माननीय राष्ट्रपति जी से। राष्ट्रपति जी ने सैंक्शन दे दिया? राष्ट्रपति जी की तरफ से आपको मैंने भेजा है, देखिए स्टेटस। उनके जो जॉइंट सेक्रेटरी है जस्टिस डिपार्टमेंट के, पहले इसमें वो कह रहे हैं कि ये हमारे ज्यूरिडिक्शन में नहीं आता सैंक्शन देना, और दूसरे इसमें क्या कर रहे हैं, इनके खिलाफ सैंक्शन का कंप्लेंट ट्रांसफर कर रहे हैं महाराष्ट्र के मिनिस्ट्री को। मिनिस्ट्री सैंक्शन देंगी जज के खिलाफ में। तो अभी मैं वो पॉइंट भी क्लियर करता हूं, आरोप क्या है क्लियर करता हूं, और पिटीशन किस बात के लिए डाली गई और क्या हियरिंग, मैं पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करता हूं। अभी नंबर 1 देखिए, इनके खिलाफ में जो आरोप है नंबर 1, टोटल चार्जेस इनके खिलाफ में 21 है, 21 क्रिमिनल केसेस के चार्जेस है। क्या बात कर रहे हैं आप, तो इनको पूरी तरह से ऐसा लग रहा है कि गंभीर अपराधी बता रहे हैं, आरोपी बता रहे हैं। हाँ, मैं बता रहा हूँ, 1 बाय 1 बता रहा हूँ ना। अच्छा, हाँ, अभी उसमें जो छोटा वाला आरोप है, मतलब छोटा मिनिमम छोटा आरोप है, वो है आईपीसी 409 का क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का। उसमें उम्र कैद की सजा है, मिनिमम 7 साल तो है उनको इसमें, अपने पासिंग लॉफुल ऑर्डर। अब वो क्या आरोप है मालूम है? इनके बेटे, क्या नाम है उनका? अभिनव चंद्रचूड़। हाँ, श्रीमान अभिनव चंद्रचूड़, मतलब रिया के भी वकील थे वो। हाँ, रिया के ही वकील थे, और जम्मू कश्मीर के ऊपर बहुत जबरदस्त बोलते हैं भाषण। हाँ, वो मतलब जहाँ एक देश
या यस, फिर मतलब देश के अशांत शक्तियों को एनर्जी देने के मैटर में इनका रहता है पूरा का आगे आगे रहते। चलो ठीक है। अभी ये एक केस में सेवा विकास बैंक के मैटर में एक आरोपी के वकील है, बाकी अदर पार्टीज के तरफ से मैं भी वकील हूं और कई सीनियर वकील है। मतलब इनके लिए ज्यादा नहीं है, कॉमन मैन के लिए बहुत बड़ा है, ज्यादा नहीं, 700 करोड़ रुपए का करप्शन है। कितना? 700 करोड़। हाँ, तो एक आरोपी की तरफ से भाई साहब है, पार्टी की तरफ से। अब वो मैटर चल रहा है बॉम्बे हाई कोर्ट में, और उस बॉम्बे हाई कोर्ट में इनका क्लाइंट मैसेज भेजता है कि देखो, मेरा ऊपर में मेरा जो वकील है ना, उसका पिताजी सीजीआई बैठा हुआ है, तो तुम मेरी बात मान लो, नहीं तो मैं आपको ऐसा ऐसा निपटा दूंगा। ये लोग माने नहीं तो क्या है, जिसको बोलते ना मस्ती, सत्ता का माज जिसको बोलते हैं, घमंड, उसमें उस समय के तत्कालीन सीजीआई चंद्रचूड़ का माथा गर्म हो गया, साला हमारा ऑफर नहीं मारा। तो क्या किया होगा इन्होंने पता है? नीचे के मैटर में हमारे क्लाइंट के फेवर में ऑर्डर हुआ था, और इनका क्लाइंट पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट, एफिडेविट देता है सुप्रीम कोर्ट को कि मेरा एक अर्जी हाई कोर्ट में पेंडिंग है, और हाई कोर्ट मेरी सुनवाई नहीं कर रहा है, उनको आदेश दिया जाए कि तुरंत सुनवाई करें। उद्देश्य क्या था? एक्सटॉर्शन। कैसा? कि जैसा इधर सुनवाई को लगेंगे तो ये बड़े बड़े बैंक के डायरेक्टर वगैरह फिर पैसे लेके पहुंच जाएंगे। ये जुडिशियल एक्सटॉर्शन है। अभी सुनिए, अब मैटर जहां इनका बेटा नीचे अपीयर हुआ है, तो हाउ जस्टिस चंद्रचूड़ कैन हियर दैट मैटर? चलो कोई बात नहीं, सुन लिया आपने। सुनने के बाद में फ्रॉड कहां पकड़ा गया इनका? एफआईआर रजिस्टर्ड बाय द इकोनॉमिक ऑफिस विंग स्टेट, ये पार्टी है, हम लोग पार्टी है, और ये ऊपर जो अर्जी लगा रहे हैं, तो जस्टिस चंद्रचूड़ बिना सरकार को सुने, पुलिस को सुने, हमको सुने ना, हमको नोटिस निकाला, और सीधा बॉम्बे हाईकोर्ट को ऑर्डर कर देता है कि इन्होंने जो एप्लीकेशन फाइल किया वो एप्लीकेशन को तुरंत डिसाइड करो। अब इनकी 420 कहां पकड़ी गई मैं बताता हूं। बॉम्बे हाईकोर्ट में ऐसा कोई अर्जी था ही नहीं, मैं खुद वकील हूं केस में, हो गया। दूसरी चीज, जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि इनका वो अर्जी डिसाइड करो, वो अर्जी सुप्रीम कोर्ट के फाइल में भी नहीं है। कॉन्फिडेंस देखो इनका, समझे क्या? तो सुप्रीम कोर्ट के फाइल में भी नहीं है। और बेसिक लॉ क्या है? मेनका गांधी के केस में क्लियर कर दिया है कि कोई भी मैटर में आप अपोजिट पार्टी को, कंसर्न पार्टी को, यहां तो सरकारी वकील को भी नहीं सुना, उनको सुने बगैर आप ऑर्डर पास नहीं कर सकते। ऑडी अल्टरिम पार्टी रूल है। दूसरा आगे का, नोएडा वर्सेस नोएडा 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियर कर दिया, अनड्यू हेस्ट, जल्दबाजी दिखाया मतलब फ्रॉड है वो आदमी, मैलाफाइड इंटेंशन आर प्रिज्यूम्ड। सीबीआई ने एफआईआर रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन करना ही चाहिए। अनड्यू हेस्ट से पास किया गया ऑर्डर ये इटसेल्फ प्रूफ है कि करप्शन हुआ है। पहला सिर्फ हेस्ट अगर दिख गया तो, जल्दबाजी अगर दिख गई तो वो करप्शन हुआ है। यस, अरे उसने बोला अनड्यू हेस्ट इटसेल्फ इज प्रूफ ऑफ मैलाफाइड इंटेंशन एंड करप्ट प्रैक्टिस। अब मुझे इतना तो बताइए, जब हाईकोर्ट ने कहा, एक मिनट, जब हाईकोर्ट मुंबई हाईकोर्ट ने कहा कि मेरे पास ऐसा कोई पिटीशन नहीं है जिसको मैं सुनूं, तो फिर क्या था रिप्लाई? फिर क्या, पार्टी गायब, चंद्रचूड़ गायब, बाप गायब, बेटा गायब।
तो इससे बड़ा भ्रष्ट 420 आपराधिक जज आपने कभी देखा है कभी लाइफ में? और ये तो बहुत लच्छेदार अंग्रेजी बोलते हैं, बड़े बड़े चैनलों को इंटरव्यू देते तो हैं। तो क्या हो गया? तो मतलब फ्लावरी इंग्लिश बोलने से क्या उनके क्राइम छुप गए क्या? ये तो मिस्टर नटवरलाल हार्वर्डियन है ना, इंग्लिश बोलते हैं। ये मिस्टर नटवरलाल है, ये लेकिन चार्ल्स इनको तो सोक्राटिस बहुत लेकिन इनको तो बहुत रेस्पेक्ट से देखा जाता है नीलेश जी, जुडिशियल को फ्रेटर्निटी में। देखो, जो देखने वाले देखते होंगे, ये मैं सबूत बता रहा हूं। अच्छा, और एक बात सुनिए, मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपके पास ये सबूत है, ये सबूत देख लीजिए। हाँ, अच्छा मैं और आगे बता रहा हूं ना, वो छोड़ दीजिए। एफिडेविट पे जब पिटीशन फाइल की इनकी ओथ रोकने की 21 इनके क्राइम्स दिए गए, तो वन ऑफ द प्रेयर क्या थी मालूम है? मुर्सिन शेख की, या तो उनपे कार्रवाई कर लो, या तो मेरा झूठा है तो मेरे खिलाफ प्रोसिक्यूशन करो, लेकिन बीच का रास्ता मत निकालो। नहीं, लेकिन आप, मुझे याद है कि जब ये एप्लीकेशन मूव हुआ था तो मुझे इसकी जानकारी थी, लेकिन उसके बाद भी यूयू ललित ने इन्हें प्रमोट किया। नहीं, उन्हें पहले प्रमोट किया था, बाद में हमने पिटीशन फाइल किया था कि आप ओथ मत दीजिए करके। अच्छा, ओथ के लिए आप, ओथ रोकने के लिए आपने पिटीशन फाइल किया था? जी जी, हाँ। तो उसमें एक प्रेयर ये था कि अगर मेरे आरोप गलत होते हैं तो मेरे खिलाफ कार्रवाई की जाए। यस, अब मैं और दूसरी बात बोलता हूँ, उससे एक कदम आगे चलते हैं। मतलब 21 के 21 आरोप अगर आपके गलत होते हैं, कोई भी आरोप अगर गलत होता है तो मेरे खिलाफ कार्रवाई। एक भी गलत होता है, एक भी गलत होता है, हो गया। ठीक। और उसमें लिखा है कि जो गलत आरोप लगाने में 192 में व 211 में हमारे क्लाइंट को भी 7 साल की सजा हो सकती है। हो गया। अब आपके चैनल के माध्यम से मैं और एक बात बोल रहा हूं। मिस्टर डीवाई चंद्रचूड़, मेरे आरोप अगर, मतलब मेरे क्लाइंट का छोड़िए, मैंने जो जो कहा अगर ये गलत है, अभी आपके पास तो वो पावर तो है नहीं कंटेम्प्ट वाली, अभी तो आप रिटायर्ड हो गए, पर आपके पास में डिफामेशन की पावर है। जो भी पुराना आईपीसी 501 था, नए बीएनएस के सेक्शन आ गए, आपको बताने की जरूरत नहीं, आप बहुत विद्वान है ऐसे मामले में। आप कृपा करके मेरे ऊपर डिफामेशन का केस फाइल कीजिए ना, आपको कॉम्पेंसेशन भी मिलेगा और आपके ऊपर जो लगा हुआ दाग है वो भी धुल जाएगा, अगर आप सही में ईमानदार हो तो। मैंने आपके इतने आरोप किया आपके चैनल पे, और इनको अगर उनकी पेंशन पूरा नहीं होगी, या फिर अगर वो केस में से कुछ अगर करप्शन किया, वो पैसा इनके पास दिखा नहीं सकते होंगे व्हाइट पे, कोर्ट में स्टैम्प ड्यूटी जस्टिस के ऊपर आरोप लगाने से तो आप जुडिशियल सिस्टम को, इंस्टीट्यूशन को बदनाम कर रहे हैं नीलेश जी। बराबर। सुनिए, सामान्य लोग तो ये पूछेंगे ना, क्योंकि ये बहुत ही सेलिब्रेटेड जज रहे हैं। हाँ, बराबर। सुनिए क्या हुआ, आपको बताता हूं मैं। ऐसा ही विषय 10 बार आया है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के पास। 1954 से ब्रह्म प्रकाश शर्मा से लेके कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने तब से लेकर, तो इवन 1952 बथीना रेड्डी, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, वहां से लेकर तो आज तक सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियर किया है। और सुब्रमण्यम स्वामी के केस में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने अरुण शौरी मामले में और पिक्चर क्लियर कर दिया और नया अमेंडमेंट भी आ गया। पहली चीज, इंस्टीट्यूशन बदनाम आरोपों से नहीं होती है। अगर आरोप सही है, ये 1952 का कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का जजमेंट बता रहा हूं, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच पूरा बाइंडिंग है पूरे देश पे, उसको ओवरऑल किसने किया भी नहीं और कर भी नहीं सकता है। उसके बाद में के जो जजमेंट है सब पर इंक्यूरियम है, उसके जो क्वार्टरली जजमेंट है। और 2017 में सीएस कर्नल में 7 जज बेंच ने भी क्लियर कर दिया कि देखो, इंस्टीट्यूशन बदनाम कब होती है, जब जज करप्शन करता है और उस करप्शन पे कार्रवाई नहीं होती है। अगर कोई जज करप्ट है, आदेश गलत पारित कर रहा है, तो उसको एक्सपोज करना ये इंस्टीट्यूशन और लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में है, जनता के हित में है, कि जो आपका सेवक बोल के आपने अपॉइंट किया है, जिसको आप माय लॉर्ड बोल रहे हो, अभी तो माय लॉर्ड पे बैन आ गया,
अभी आपको योर ऑनर बोलना है या सर बोलना है, तो आप जिसको फिर भी कई वकील माय लॉर्ड बोलते हैं, बयान है बार काउंसिल में तभी बोलते हैं, तो जिसको तथाकथित जो भी लोग है माय लॉर्ड बोलते हैं, जिनके आदेश पे किसी को भी फांसी की सजा हो जाती है, किसी की जिंदगी बदल जाती है, प्राइम मिनिस्टर को भी बुला सकते हैं, राष्ट्रपति के खिलाफ भी आदेश कर सकते हैं, गवर्नमेंट बदल सकते हैं, महाराष्ट्र के गवर्नमेंट के खिलाफ में ऑर्डर कर दिया कि ये सही था गलत था, तो ऐसे व्यक्ति को अगर वो करप्शन करेगा तो कितना बड़ा इंस्टीट्यूशन बदनाम होगा। हाँ, दूसरा आरोप क्या है? हाँ, आ रहा हूँ 21 में से 2-3 आरोपी, एक तो ये आरोप तो ऐसा लग रहा है कि गंभीर आरोप है 700 करोड़ में, और फिर वो भाग गए, इसका मतलब हाँ, जब हाईकोर्ट ने कहा कि मेरे पास कोई पिटीशन नहीं है तो ऑर्डर देने वाले भाग गए, पुत्र भी भाग गए, तो और अभी तक हियरिंग नहीं हो रही, एप्लीकेशन आएगा। अच्छा, लेकिन इनका कॉन्फिडेंस देखो आप, इनको ये ओवर कॉन्फिडेंस है कि पहली चीज जनता बेवकूफ है, दूसरी चीज वकीलों में और बाकी लोगों में इतना गट्सी नहीं कि हमारे खिलाफ कुछ बोलेंगे, तो इविल टॉलरेटेड इज इविल प्रोपोगेटेड, इनका कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है। अभी देखो कल परसों वो एनसीईआरटी के बुक के मुद्दे पे तमिलनाडु के एनएलयू के लॉ स्टूडेंट ने कमेंट लिखा, उसने लिखा कि सुप्रीम कोर्ट कोई गॉड नहीं है भाई, आपकी गलती है तो लोग बोलेंगे। तो जब उसने कमेंट लिखा, तो जब उसको यूनिवर्सिटी ने पहले दबाने का ट्राई किया तो सारे स्टूडेंट उसके फेवर में खड़े हो गए, बोलिए क्या गलत क्या बोल रहा है, जो क्रिटिसाइज करना ये करना ये तो है ही। आप बाद में पूरा देश खड़ा हो गया उस बच्चे के साथ में। तो फिर जो तथाकथित जो कुछ लोग क्या रहते हैं, वो अपने गलत काम कवर करने के लिए, अपनी दुकानदारी चलाने के लिए, भ्रष्ट अपने मैटर में ऑर्डर लेने के लिए, तो कुछ लोग रहते हैं कि जो कोर्ट को गुमराह करके झूठ बोल के ऑर्डर लेते हैं। एडवोकेट अभिषेक मनु सिंह भी हो गया, बाद में अपना एडवोकेट सिद्धार्थ उत्तरा हो गया, तो ये लोग फिर चापलूसी में नहीं बोलने का, हाँ तो करप्शन क्या करने दो, बोलने का नहीं, कंटेम्प्ट हो जाता है। तो ये ऐसे ये लोग हैं। तो चलो, मुस्लिम शेख के समय जस्टिस चंद्रचूड़ के फेवर में इंटरव्यू देने वाला है कि वकील था अभिषेक मनु सिंह भी। आप तो जब फिर तुमने इनके फेवर में इंटरव्यू दिया तो इनके कोर्ट में जाके ऑर्डर कैसे लिया फिर आपने? और वही अभिषेक मनु सिंह को लॉ के बाहर जाके ऑर्डर दिया जस्टिस चंद्रचूड़ ने ममता बनर्जी के भांजे के केस में, उसमें भी उनके ऊपर कंटेंट फाइल किया हमने, फिर चुप बैठ गए। तो ये जो है ना, ये देखो क्या है, ये जब तक इनका चल गया, लेकिन जब वो क्या होता है, एनीथिंग इन एक्सेस इज नॉट गुड, नेचर है ना बैलेंस करता है। फिर जिस समय निकलता है तुम्हारे सारे कैलकुलेशन कि मैं सीजीआई हूं, मैं पीएम को मैनेज करके रखा हूं, जो भी उनको लग रहा है कि पीएम को घर पे बुला लिया मतलब सीबीआई मेरे खिलाफ कुछ नहीं करेंगी, मैंने इसको ये कर लिया, मैं उसको ये कर लिया, कुछ नहीं होने वाला उससे। जिस समय वो प्रकृति का न्याय होगा ना, अभी रूपाली चाकणकर का केस देखा आपने, दिशा सुशांत के केस में जिन जिन लोगों ने गलत काम किए हैं, उसमें जो जो लोगों की बददुआ निकल रही, जितना ये लोग मैटर को लंबाते जा रहे हैं, प्रकृति उतना पूरी तरीके से इनको बेइज्जत कर करके निपटा रही है, एक एक निपटते जा रहे हैं। तो किसका, और ये सुनिए, ये पुलिस डिपार्टमेंट ने कभी ओपन नहीं किया है केस, रूपाली चाकणकर वाला अशोक करन का केस वो हो गया एक्सीडेंटली, नहीं तो अभी अमित शाह जी ने ऐसी धुलाई की है कई अधिकारियों की, बोला तुम लोग उस आदमी को मेरे पास लेकर आते हो, वेरिफिकेशन करना तुम्हारा काम है, मैं थोड़ी जानता हूं कौन सा आदमी क्या है, तो तुम्हारे एरिया में वो ऐसे काम कर रहा है और तुमको मालूम नहीं, इसका मतलब तुम मिले हुए हो और तुम्हारे गलत धंधे को अप्रूवल लेने के लिए मेरे पास ला रहे हो और उनके फोटो ले रहे हो तुम। तो ये जो है ना, ये ऐसे अभी प्रकृति के न्याय में ऐसे बेइज्जत होके एक एक निपट रहे हैं अभी। तो वैसा दूसरा गंभीर, हाँ, दूसरा गंभीर आरोप क्या है सर? दूसरा गंभीर आरोप है इनका, जो इसका केस हुआ था
लॉकडाउन के समय का वैक्सीन वाला केस, कोविड, हाँ, यस, वो कोविड का, उस समय एक पिटीशन थी कोर्ट में इवारा फाउंडेशन की। वो देखो क्या होता है, मैं आपको बताता हूं, कभी अनजाने में और कभी स्पॉन्सरशिप में, पर मैक्सिमम मैंने देखा है ये सीरम इंस्टीट्यूट के लिए, बिल गेट के लिए, फार्मा माफिया के लिए स्पेशल इनके पिटिशनर रहते, इनके स्पेशल वकील रहते, जो दिखाते हुए ऐसा दिखाते कि हम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल कर रहे हैं, बट ये चंद्रचूड़ जैसे जजेस की उनकी मिलीभगत रहती, हैंडसम करप्शन किया रहता है। आप इन्होंने क्या किया, कोविशील्ड के लिए या फिर जो भी उनके थे और जो भी इंजेक्शन थे, प्रेग्नेंट वुमन को देने के लिए पिटीशन लगाया। अब एक गौर करो, जो इनकी दवाई 21 यूरोपियन कंट्री में बैन हो गई, छोटे बच्चे को देने को मनाही कर दिया, उन्होंने क्लियर कर दिया कि आप 40 साल की उम्र के लोगों को कभी नहीं देने का है। क्योंकि एक बच्चे को देने पे ब्लड क्लॉटिंग में डेथ हो गई उसकी, उसके डेथ कॉजिंग साइड इफेक्ट सामने आ गए। वैसा होते हुए भी पिटीशन लगती है कि प्रेग्नेंट वुमन के लिए गाइडलाइन तैयार करो, आप उनको भी देना है। क्यों करो, वो लेने को तैयार नहीं है। और जैसा कि अभी एप्स्टीन और बिल गेट का कन्वर्सेशन आया है वो यूएस के तरफ से, तो साफ हो गया कि इनके पोलियो वैक्सीन प्रोग्राम को एप्स्टीन फाइनेंस कर रहा था। और उनका उद्देश्य क्या था, ओवरऑल उद्देश्य क्या है कि दुनिया की पॉपुलेशन कम कर लो और ये जो हमारे पे बोझ बुने हुए गरीब लोग उनको हटा दो, सिर्फ एलिट क्लास को रहने दो। और एलिट क्लास रहेंगे, मतलब पूरे पृथ्वी पे सिर्फ 10% लोग ही अच्छे से रह सकते हैं। हर काम ऑटोमेटिक होगा, रोबोट से होगा, आपको घर में काम वाले की जरूरत नहीं, आपको एम्प्लॉय की जरूरत नहीं, गरीब लोग नहीं चाहिए। इस तरह का एजेंडा चल रहा है एक खास एलिट ग्रुप का। अब उसके एजेंडा को फुलफिल करने के लिए एक स्पेशल इंजेक्शन प्रोग्राम चलाए जा रहे दवाई के। यहाँ लोगों को खाने को प्रॉब्लम है, उनके जॉब को प्रॉब्लम है, लेकिन ब्याज पे हजारों लाखों करोड़ लेके सरकार एचपीवी वैक्सीन दे रही है, वो वैक्सीन दे रही है, ये प्रोग्राम कर रही है। कितना बड़ा कॉन्स्पिरेसी है यार। और जो चीजें 21 यूरोपियन कंट्री में बैन हो रही है, लेकिन इंडिया में मैंडेटरी। और जैसा कॉम्पेंसेशन का बारी आया तो बोलते हमने तो मैंडेटरी किया ही नहीं, अरे राइटिंग में लिख कर दिया, एफिडेविट दे रहे तुम लोग। और यही जस्टिस चंद्रचूड़ के पास हियरिंग आया। हियरिंग आने के बाद में अवेकन इंडिया मूवमेंट के तरफ से अंबर कोरी जी ने इंटरवेंशन एप्लीकेशन लगाया। मैं अपियर हुआ हियरिंग के लिए, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस चंद्रचूड़ का बेंच। इसी समय जैकब पुलेल का पिटीशन ऑलरेडी पेंडिंग था, तो दूसरे मैटर में इसने बोला कि ये पिटीशन भी वहां पर ही सुना जाए, दूसरे मैटर में। और जैसा हमारा मैटर आया उसमें पलट गए, चलो कोई बात नहीं। अपने मैटर में डिटेल्ड प्रूफ किसके किसके, एम्स के डॉक्टर संजीव राय, बाद में डॉक्टर अमितो बैनर्जी, उसके बाद में अमेरिका से लेके सारे वर्ल्ड के टॉप के रिसर्च पेपर, ये सब लेकर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कि आप किसी भी व्यक्ति को उसके मर्जी के बगैर और पूरा इंफॉर्मेशन साइड इफेक्ट्स बताए बगैर आप वो दवाई वैक्सीन नहीं दे सकते। ये क्लियर जजमेंट। इसमें भी वही किया, अपने जैकब पुलेल में भी सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया ना। आप मुझे इतना बताइए, ये सब रहने के बाद में हमारा, मैं ऑर्डर में है, मैं इंटरवेंशन में हूं, मैं वीडियो रिकॉर्डिंग है, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। मैंने कहा ये साइड इफेक्ट आप इस तरह से तो ये ईमानदार कब माने जाते, ये डायरेक्शन देते जैसा हर्षवर्धन कुमार में दिया है
कि पहले सरकार सारे साइड इफेक्ट पब्लिश करे और उसके बाद में ही लोगों को ये लेने को कहे, और कोर्ट फोर्स कर नहीं सकती, तो ये ईमानदार माने जाते। इन्होंने उठा के एक वर्ड हमारा लिखा नहीं, तो ये जुडिशियल डिसऑनेस्टी नहीं क्या? और ये मैं नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जान दो, ये खुद इनका ही जजमेंट है। मुजफ्फर हुसैन, जबकि मेडिकल एथिक्स कहता है सर, जबकि मेडिकल एथिक्स खुद कहता है कि अगर किसी भी प्रोसीजर से या किसी दवा से किसी पेशेंट की जान चली जाती है, किसी व्यक्ति की जान चली जाती है, तो वो बहुत ही सीरियस कंसर्न है। चाहे 1 लाख में एक व्यक्ति की भी अगर मौत हो गई तो रोल बैक हो जाता है, वो दवाई मार्केट से बाहर हो जाती है। इमीडिएट उसका फिर ट्रायल होता है, फिर उसका ऑब्जर्वेशन होता है, लंबे समय तक वो ट्रायल चलता है। लेकिन इस दौरान माहौल, अच्छा अभी भी कॉमन मैन अभी भी ये स्वीकार कर रहा है कि नहीं कोविड आ गया था, माहौल खराब था, लोगों की जानें जा रही थी। आज भी लोग ये मानने को तैयार नहीं है कि फर्स्ट वेव में क्या हुआ नहीं हुआ, सेकंड वेव कैसे आया, उसके बाद आया। नहीं आशुतोष जी, सारी जनता ये मुद्दे पर हमारे साथ है। आप गौर कर लीजिए एचपीवी का क्या हाल हो गया इनका। और एचपीवी तो बिल्कुल नहीं चल रहा है, पुणे में तो किसी ने नहीं लिया, क्यों नहीं चल रहा? जनता हमारे साथ है इसलिए नहीं चल रहा। बूस्टर किसी ने नहीं लिया, बूस्टर किसी ने नहीं लिया। और इस मामले में देखिए, इस मामले में प्रधानमंत्री सीरियसली कंसर्न में है। इस मामले में तो जो उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं उनको सब अभी भी वो मान नहीं रहे हैं, अभी भी बाहर में जा करके भाषण में वो बोलते रहते हैं। मैं कई बार ये मामले में तो हमने क्लियर सरकार का विरोध किया था, बहुत गलत कर रहे हैं। हाँ, और हमने वो कर रहे हैं, वो जबरदस्ती कर रहे हैं। हाँ, पर वो क्या कर रहे थे, ये जो फार्मा माफिया है ना, ये प्लानिंग करके चंद्रचूड़ जैसे लोगों के थ्रू ऑर्डर निकालने के चक्कर में था। अभी मुझे इतना बताइए, सुनिए, ये इनका नैरेटिव क्या था? बूस्टर लेना पड़ेगा, आने वाली खतरनाक वेव आने वाली है, नहीं तो फिर मुश्किल है। जैसा सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, मैंडेटरी नहीं है, लोगों ने मारा किक इनको, चलो लेते नहीं, मैंडेटरी नहीं है ना। और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में आ गया कि कोई प्रूफ नहीं है। और प्रशांत भूषण जी ने, डॉक्टर जैकब पुलियल ने, और गवर्नमेंट के कमेटी के डॉक्टर ये रमेश मुलियन, इन्होंने क्लियर किया कि जिस देश में, जिस एरिया में ज्यादा दिए वैक्सीन, उस एरिया में ज्यादा डेथ हुई, और जिस एरिया में कम दिए वह कम हुई। और दूसरी बात, जिस एरिया में ज्यादा दी गई उस एरिया में वेव ज्यादा आई। तो अब इसका बेस्ट ट्रायल कहां हो गया? जैसा मैंडेट हटे, पब्लिक ने लिया नहीं, सीरम ने डिक्लेयर किया कि हम हमारे इतने मिलियन डोज फेंक रहे हैं, कोई लेने वाला ही नहीं है, दिक्कत भी नहीं ले रहे हैं, फ्री में भी नहीं ले रहे, हो गया। अब दूसरी चीज, जब लोगों ने लिया नहीं तो वेव कोई आई ही नहीं, बल्कि जब ले रहे थे तो रेगुलर वेव आ रही थी, रेगुलर वेव आ रहे थे। नहीं, इनका तो डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, इनका भी और जस्टिस रमन्ना का भी। जस्टिस रमन्ना का तो शेयर है, भारत बायोटेक में शेयर है उनका। हाँ, रमन्ना भी बहुत बड़ा आरोपी है। रमन्ना इसीलिए बचा हुआ है कि जस्टिस रमन्ना इज क्लोज टू चंद्रबाबू नायडू एंड चंद्रबाबू नायडू इज क्लोज टू मोदी जी, बाकी कुछ नहीं है। और लेकिन ये कितने दिन चलने वाला है? तुम्हारा जो अरेंजमेंट रहता है ना, वो तो भगवान जब प्रकृति न्याय करेंगे तब मालूम पड़ेगा इनको क्या रहता है। तो आते हैं, अभी सुनिए। तो इन्होंने ये जो किया, तो उसमें जितनी मौतें हुई है इनके वजह से। आपने देखा, ये वहां पर बैठ के सुप्रीम कोर्ट के जज, ये तो साइंटिफिक एक्सपर्ट नहीं है, एक्सपर्ट एविडेंस हमने दिया, तो हाउ ही इज टेकिंग द डिसीजन। दूसरी चीज, ये कह रहे थे कि एक्सपर्ट जो सरकारी एक्सपर्ट है वही एक्सपर्ट है, बाकी जो दूसरे एक्सपर्ट है वो एक्सपर्ट नहीं है। नहीं, सरकारी एक्सपर्ट के खिलाफ में था ना, तो भी इन्होंने बोला कि वो नहीं, मेरे को जिसमें मतलब इनडायरेक्टली क्या है, जहां मेरा करप्शन हुआ है, मेरे को बिल गेट और अदर पूनावाला के फेवर में ऑर्डर करना है। तो फिर उस चक्कर में इनका क्या था कि एक ही था कि मुझे वही देखना है जो मुझे कहा गया है, हो गया। अभी दूसरा बताता हूं। नहीं तो इनको घेरा जाए ना,
इनको अभी अदालत में पकड़ा जाए, इनको अदालत में पकड़ के साइंटिफिक प्रूफ मांगा जाए, इन्हीं को पकड़ा जाए, मोदी को क्यों? नहीं सरकार प्रूफ को क्या क्यों? ऑलरेडी इनको प्रूफ हो पकड़ा गया जाए। ना यार। जब केस में आया है तो सारे एविडेंस लेकर के इनके सामने घेरा जाए कि अब जो डेटा आ रहे हैं वो डेटा बताओ, और आपके आदेश के बाद जो मौतें हुई हैं उसका क्या, उसका कॉम्पनसेशन कौन देगा? नहीं सिर्फ कॉम्पेंसेशन कहेगा, मर्डर में अक्यूज है ना, कॉम्पेंसेशन सिर्फ कॉम्पेंसेशन देने से क्या होने वाला है? तो हमने वही तो केस फाइल किया, क्रिमिनल केस। और अब हुआ क्या मैं बताता हूं। ऐसे 11 चार्जेस है। एक और गुजरात का केस आया था। गुजरात के केस में कॉर्पोरेशन ने मैंडेट लगाया था कि आप ये नहीं लेंगे तो आपके सारे फैसिलिटी बंद वगैरह, मैंडेट लगाया। उसको चैलेंज किया, इनके पास आया। तो जब मेन मैटर चल रहा था इनके पास में, जैकब पुलियल का अदर बेंच के पास में, जस्टिस भूषण गवई और जस्टिस नागेश्वर राव के बेंच के पास में, तब ये कैसा सुन सकते थे ये मैटर? दूसरे मैटर को कह रहे कि नहीं, जब वो मैटर है तो मैं नहीं सुन सकता, मैं ये मैटर टैग करो। बट वो वाला मैटर टैग नहीं किया और डिसमिस कर दिया। उसमें क्या सेटिंग हुई थी? लेकिन ये खुद भी, लेकिन इन्होंने बाद में नेचुरोपैथी का सेंटर खुलवाया सुप्रीम कोर्ट में। इन्होंने खुद कहा कि मुझे मोदी जी ने फोन किया था कि काढ़ा पियो, मैंने कोई एलोपैथ की दवा नहीं ली। अरे तो वही तो है, आप समझे नहीं। इन लोगों का क्या था कि आम जनता वैक्सीन लो, हम काढ़ा पिएंगे। चलो ठीक है, आते दूसरे मुद्दे में आते हैं। अभी ये हो गया इनका सब। अब मैं बताता हूं क्या हुआ। इन्होंने फिर हमने कंप्लेंट दिया राष्ट्रपति के पास कि आप सैंक्शन टू प्रोसिक्यूट दीजिए। सुप्रीम कोर्ट के खुद के जजमेंट है, चौधरी सुल्ताना वगैरह, खुद जस्टिस ललित साहब का जजमेंट है, लैंडमार्क जजमेंट है कि भाई दो चीजें, जब आदमी रिटायर्ड हो गया तब उसको सैंक्शन टू प्रोसिक्यूट की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी रिटायर्ड हो गया। दूसरी चीज, कई ऑफेंस ऐसे हैं जिसमें सैंक्शन की जरूरत नहीं है। सैंक्शन कब लगता है कि सपोज एखादा आदेश दे दिया, उसका इंटरप्रिटेशन गलत हो सकता है, ऐसे जनरल गलतियों के समय सैंक्शन लगता है। जब तू फॉर्जरी ऑफ कोर्ट रिकॉर्ड कर रहा है ना आदमी, तो वो पार्ट ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी नहीं आता है। तो ऐसे कोई भी पब्लिक सर्वेंट, पुलिस अधिकारी, जज, किसी के भी खिलाफ सैंक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर भी हमने क्या किया, हमने बर्डन डाल दिया राष्ट्रपति पे। हमने अर्जी दिया आप सैंक्शन टू प्रोसिक्यूट दीजिए। तो एक में वो आपको जो भेजा है वो दिखाइए, वो क्या कह रहे हैं। राष्ट्रपति के ऑफिस में जो राष्ट्रपति ने फॉरवर्ड किया उधर, तो वो जो स्टेटमेंट है, एक मिनट, ये पहला वाला स्टेटमेंट ये है, जुडिशियरी इज an independent organ under the Indian Constitution and is fully empowered and capable of handling all its matter as per established in-house mechanism for the higher judiciary. Chief Justice of India receives complaint against the conduct of judges of the Supreme Court and the Chief Justice of the High Court. Similarly, the Chief Justice of the High Court receive complaint against the conduct of the High Court judges. नहीं, ये तो कॉज लिस्ट है, ये नहीं, दूसरा। ठीक है, कोई बात नहीं। अब अभी ये जो इन्होंने कहा है, तो राष्ट्रपति जी ने अभी प्रोसिक्यूशन के लिए दे दिया ऑर्डर? नहीं, वही तो उन्होंने क्या घुमा दिया। अब इन्होंने जो राष्ट्रपति के ऑफिस से, एक है नीरज कुमार गायगी, जॉइंट सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, उन्होंने 4 लाइन लिख दिया कि आप चीफ जस्टिस के पास जाइए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास। सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने के वीरास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1991 वॉल्यूम 3 एसएससी पेज नंबर 655, इसमें क्लियर किया है कि हाई कोर्ट जज हो, सुप्रीम कोर्ट जज हो या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, इनके खिलाफ सैंक्शन टू प्रोसिक्यूट देने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति को है, क्योंकि दैट इज द अपॉइंटिंग अथॉरिटी। एक दूसरा कहा कि जब आपको सैंक्शन देना है तो आप कंसल्ट कर सकते हैं, आपने कंसल्ट करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस से। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खुद आरोपी है तो आप अदर जजेस से कर लीजिए, लेकिन कंसल्ट करना चाहिए।
और उसी के जजमेंट में आगे क्या लिखा कि इस देश में जो जजेस है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी है, दे आर द पब्लिक सर्वेंट अंडर एज पर डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 21 ऑफ आईपीसी। उसके आगे लिखा कि दे हैव नो प्रोटेक्शन, दे कैन बी प्रोसिक्यूटेड लाइक ए कॉमन मैन। प्रोटेक्शन जो है ना, ओनली कैग और राष्ट्रपति, दो लोगों को है अपने भारतीय संविधान में, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। बाकी कोई भी है तो इनको कॉमन मैन की तरह प्रोसिक्यूट कर सकते हैं। और इस जजमेंट के बेस पे एक जजमेंट आया है 2001 क्रिमिनल लॉ जनरल पेज नंबर 800, रमन लाल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। तो उसमें जस्टिस BS चौहान जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उस समय हाई कोर्ट जज थे, उन्होंने इस जजमेंट को मेंशन करके हाई कोर्ट के जज का प्रोसिक्यूशन हुआ था विदाउट सैंक्शन। मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर किया था हाई कोर्ट जज के खिलाफ प्रोसिक्यूशन की, कॉमन मैन को मालूम ही नहीं है ये कई चीजें, कई वकीलों को नहीं मालूम। तो इसमें जब प्रोसिक्यूशन का ऑर्डर किया, उसमें मेंशन किया कि भाई आपने जो क्रिमिनल एक व्यक्ति को झूठे केस में फंसाने का जो कॉन्स्पिरेसी में आप इन्वॉल्व थे, ये पार्ट ऑफ आपका ऑफिशियल ड्यूटी नहीं है, आपको सैंक्शन के बिना भी प्रोसिक्यूट कर सकते, मजिस्ट्रेट का ऑर्डर सही है। बाद में जस्टिस निर्मल यादव का केस आया, जस्टिस निर्मल यादव के केस में भी वैसा ही हुआ। जस्टिस निर्मल यादव के केस में उस समय के जो सीजेआई थे KG बालकृष्णन, निर्मल यादव का केस क्या हुआ कि निर्मल यादव को पैसा घर पे पहुंचाना था, तो वो पैसा पहुंचाया निर्मलजीत कौर के घर पे। वो जस्टिस ने फोन करके बुला लिया पुलिस को, पुलिस आ गई, आदमी को पकड़े तो आदमी ने बोला कि मुझे जस्टिस निर्मल यादव के घर पे पैसा पहुंचाना था। फिर उसके ऊपर पूरा केस बना। आप देखो यहाँ ये कैसा होता है, चीटिंग है। उस समय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे KG बालकृष्णन साहब, उन्होंने केस को कैसा घुमाया, पहले लिख दिया नो फर्दर एक्शन रिक्वायर्ड। गौर करो, इतना क्लियर केस, जनता बेवकूफ, सब वकील इनको सबको बेवकूफ समझ लिया, गुलाम समझ लिया। जैसा ये न्यूज आया, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट बार के सारे वकील आ गए मोर्चा लेके, आंदोलन लेके रास्ते पे। फिर सुप्रीम कोर्ट को, CJI ऑफिस को, सेक्रेटरी जनरल को प्रेस नोट निकालना पड़ा, नहीं हमारा ऐसा कहना नहीं था, हमारा वैसा कहना नहीं था, ये सब किया। और उसके बाद में, हालांकि बाद में वो बरी हो गई, 12 साल के बाद हालांकि वो बरी हो गई उस केस में। नहीं तो फिर उसको चैलेंज किया है ना, बरी हो गई मतलब वो फाइनल थोड़ी है, फिर चैलेंज है, फिर सुप्रीम कोर्ट चैलेंज है। हाँ, ठीक है। हाँ, तो अभी जो स्टेटस है जस्टिस एक्स CJI के खिलाफ, तो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस घुमा रहा है, और अब सुनवाई जो है वो किस मुद्दे पर है? हाँ सुनिए, आ रहा हूं मैं इस पे। और दूसरा पॉइंट है कि एक दूसरा था और एक कंप्लेंट था, तो वो कंप्लेंट में क्या किया, वो कंप्लेंट में क्या लिख कर कंप्लेंट गया वहां पर, और ट्रांसफर किसको किया मालूम है? जस्टिस चंद्रचूड़ के खिलाफ में कार्रवाई लेने का अधिकार दिया उन्होंने महाराष्ट्र गवर्नमेंट के जनरल एडमिन डिपार्टमेंट के डेप्यूटी सेक्रेटरी JJ वाल्वी को। हो गया। अब हमने हाईकोर्ट में रीट लगाया, हमने कहा ओनली डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और ये कह रहे महाराष्ट्र के उसको भेजो, एक बार कह रहे उधर जाओ, तो आप ये इश्यू क्लियर कर दीजिए, इनको स्ट्रिक्ट डायरेक्शन दे दीजिए कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन बेंच सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के हिसाब से काम करना है, यू हैव टू टेक डिसीजन, वन थिंग। दूसरी चीज, सुप्रीम कोर्ट के क्लियर जजमेंट है कि जब सैंक्शन का ऑर्डर अगर आपको रिफ्यूज करना है तो भी डिटेल रीजन देना है कि मैंने ये देखा, मुझे जस्टिस चंद्रचूड़ के खिलाफ ये जो सबूत है, ये पॉइंट पे वो आरोपी लगते हैं, ये पॉइंट पे आरोपी नहीं लगते, डिटेल ऑर्डर करना है, वो एक चीज। और तीसरा, हमने जो पिटीशन फाइल किया था वो इसलिए फाइल किया था कि पहले विनीत नारायण का केस बताऊंगा आपको, मनमोहन सिंह का और सुब्रमण्यम स्वामी का केस बताऊंगा। 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस मनमोहन सिंह केस था, उसमें मनमोहन सिंह के खिलाफ का प्रोसिक्यूशन विदाउट सैंक्शन वैलिड ठहराया था। तो उसमें एक लॉ बताया था कि अगर 3 महीने तक, विनीत नारायण ने कहा कि आप 90 डेज में डिसीजन नहीं ले रहे हो, तो इसका मतलब है डीम्ड सैंक्शन है।
हाँ, तो तुम ऐसा टाइम पास नहीं कर सकते। अगर पब्लिक सर्वेंट आरोपी है तो उसको आप बचाने के लिए ऐसे टेक्निक नहीं निकाल सकते। तो फिर उसके बाद में हमने मतलब पहले वो जजमेंट के बेस पे हमने अर्जी लगा दी कि हमको डीम्ड सैंक्शन माना जाए, लेकिन एक प्लस पॉइंट हो गया, एक नया अमेंडमेंट करा दिया अमित शाह जी ने, मोदी जी ने। नए बीएनएसएस में वो लॉ ही बन गया। अभी आपको कोई बोलने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कोर्ट में अर्जी लगाओगे, अर्जी देने का सैंक्शन टू प्रोसिक्यूट 4 महीने में नहीं आया, आपका अर्जी रिजेक्ट नहीं किया, इसका मतलब है डीम्ड सैंक्शन बोल के सीधा कोर्ट में आप कंप्लेंट केस फाइल कर सकते हो। तो ये अभी इस बारे में सुनवाई कल रखी है, 44 नंबर पे मैटर है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कम से कम देखिए चेक एंड बैलेंसेस तो होगा कि कोई भी जज कुछ भी अपना वर्डिक्ट दे करके कॉमन मैन को ना सुन करके, साइंटिफिक एविडेंस को ना सुन करके, फॉर्जरी करके, फर्जी आदेश पारित करके अपने बेटे को, अपने क्लाइंट को, अपने रिलेटिव को फायदा पहुंचाने के लिए इस तरह से करें, फिर अच्छी अच्छी अंग्रेजी बोलें और एक जो खास ग्रुप है उस ग्रुप में घूम करके अपनी ब्रांडिंग करें। उन्हीं का ग्रुप मीडिया में है, बड़े टेलीविजन चैनल्स पे हैं, टेलीविजन चैनल्स बड़े बड़े कॉरपोरेट घरानों के हैं। कॉरपोरेट घरानों को डर लगता है कि जज के खिलाफ कोई बोले नहीं। अगर कोई जर्नलिस्ट कोई बोल भी देता है तो उनके जो मालिक हैं उनका दबाव आता है कि देखिए साहब आपके तो इतने फंसे हुए हैं मामले, वो आपको नोटिस भेज देंगे। तो ये एक क्लिफ हैंगर वाली जो स्थिति है ना, वो पेंच जो फंसा हुआ है ना, किसका यहाँ से, इसका यहाँ से, इसका यहाँ से। अब कॉरपोरेट घरानों का चैनल है, कॉरपोरेट घरानों के बहुत सारे मुद्दे लीगल इसमें फंसे हुए हैं, वो उनके केस जा सकते हैं। तो पत्रकार को अगर पूछने की हिम्मत भी हो तो जर्नलिस्ट पूछ नहीं पाता है। तो ये जो सिचुएशन है बहुत ही विशियस सर्किल से देश गुजर रहा है। मैं आपको बहुत सैल्यूट कर रहा हूं नीलेश ओझा जी, आप एक वाकई में लीगल वॉरियर हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं और इस तरह से जो लड़ाई लड़ रहे हैं इसका डायरेक्ट इम्प्लीकेशन जो है दिशा सुशांत के केस भी पड़ेगा और बाकी अन्य केसेस भी पड़े गया, क्योंकि लोग तो चीफ जस्टिस को देवता मानते हैं, उनके खिलाफ बोलते नहीं है। देवता तो मानना ही चाहिए, वो देवता हैं असल में, अगर वो न्याय के वास्तविक प्रहरी हैं, अगर वो कॉमन मैन के चीज बातों को वो समझते हैं, ध्यान देते हैं, तो वाकई में देवता है। लेकिन अगर वो अपने पद का दुरुपयोग करते हैं तो फिर न्याय के घेरे में वो भी हैं, उससे बाहर कोई नहीं है। नोबडी इज अबव द लॉ। तो बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश ओझा जी, कल के लिए बहुत शुभकामना। कल आपकी दलील होगी, उसके बाद जरूर हम बात करेंगे। तो एक बात तो देखिए कि किस प्रकार से क्यूबाइट नेटवर्क, नीलेश ओझा, उनकी टीम लगातार कॉमन मैन की लड़ाई लड़ रहा है और उस टक्कर में अगर टक्कर लड़ाई पूर्व चीफ जस्टिस से हो तो भी पीछे नहीं हट रहा है। मेरा मानना है कि नीलेश जी ने जितने पॉइंट्स बताए हैं इसका स्पष्टीकरण श्रीमान पूर्व जस्टिस को देना पड़ेगा अदालत में। अगर उनका पक्ष मजबूत हुआ तो वो जीतेंगे, नीलेश जी का पक्ष मजबूत नहीं हुआ तो वो हारेंगे। और नीलेश जी तो बजाबता प्रेयर में कह रहे हैं कि अगर मेरे आरोप झूठे हैं, गलत हैं, तो हमारे खिलाफ आप प्रोसिक्यूशन मांगिए। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।